अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप आप सब ने अच्छे से ईद मनाई होगी। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 पे है, इंटरनेशनल बिजनेस हमारे चैप्टर का नाम है, क्लास 11th, और इसका आज हम फर्स्ट लेक्चर देने जा रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस। ये इंटरनेशनल नाम से आपको पता चलेगा कि जो बिजनेस है ये बियॉन्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री है। यानी जब आप ट्रेडिंग करोगे, जब आप खरीदो फरोख्त करोगे, अपनी डोमेस्टिक कंट्री के बाहर आप जाओगे इंपोर्ट करने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए, ये खरीदो फरोख्त जब आपके कंट्री के बाहर हो जाएगा, यानी जब एटलीस्ट 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व्ड, इसका मतलब है आप डोमेस्टिक ट्रेड नहीं कर रहे हो बल्कि आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो। देखिए, विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और विद द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज एंड द एडवांसमेंट इन कम्युनिकेशन, अब जो कंट्रीज जो है ये अब इससे डिस्टेंस कम हो गई हमारी। फिजिकली बैरियर तो है, बॉर्डर तो है, बट अगर देखा जाएगा इस कम्युनिकेशन की वजह से, इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से, आप जो कंट्रीज है ना, ये आपस में इनको कोई बाउंड्री नहीं है। होल द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ ग्लोब। सब एक दूसरे के हमसाए हैं अभी, और एक दूसरे के साथ अच्छे से आना जाना भी है, और एक दूसरे के साथ ही एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी करते हैं। और इस एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ साथ हम देख रहे हैं अब पर्सन्स भी एक्सचेंज हो जाते हैं, पर्सनल स्किल एक्सचेंज हो जाता है। आपस में 2 कंट्री के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स एक्सचेंज हो जाते हैं। 2 कंट्रीज के बीच में अब टेक्नोलॉजी भी एक्सचेंज हो जाती है। 2 कंट्रीज के बीच में आप लेबरर्स भी आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो इंटरनेशनल बिजनेस जो है, इट्स नॉट कन्फाइंड टू ओनली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज, बल्कि इस इंटरनेशनल बिजनेस में आप गुड्स के अलावा सर्विसेज भी देखते हो और अदर फैसिलिटीज भी देखते हो। एक्सचेंज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी है, एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन भी है, और इस तरह अभी एक महदूद नहीं रहा गुड्स एंड सर्विसेज के साथ, बल्कि इंटरनेशनल बिजनेस जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ट्रेड के हवाले से। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड में जस्ट ओनली मूवमेंट ऑफ गुड्स हो जाता है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस में मूवमेंट ऑफ गुड्स भी आते हैं, मूवमेंट ऑफ सर्विसेज भी आते हैं। इसकी मेन डिफरेंस है इंटरनेशनल बिजनेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड में। जो इंटरनेशनल बिजनेस है, इसका दूसरा नाम है फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं हम इसको, और इसको हम एक्सटर्नल ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। एक्सटर्नल का मतलब है कि बाहर, अपनी कंट्री के बाहर लोगों के साथ आप खरीदो फरोख्त करते हो, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो। जब बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ए कंट्री ट्रेड हो जाएगा, उस ट्रेड को हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल बिजनेस हम उसको कहते हैं। अब फर्क है इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड में। इंटरनेशनल ट्रेड में जस्ट ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में एक्सचेंज ऑफ गुड्स भी होते हैं और एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज भी होते हैं। सो इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बियॉन्ड द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। जब आप चीजें बनाओगे फिर उनको दूसरे कंट्री में बेचोगे, या खरीदो, आप रॉ मटेरियल एक कंट्री से खरीदोगे, अपने कंट्री में उसको प्रोडक्ट बनाओगे, फिर लोगों को बेचोगे, दैट्स आल्सो इन इंटरनेशनल बिजनेस। तो इंटरनेशनल बिजनेस में क्या आता है? इसमें इंपोर्ट भी आता है, इसमें एक्सपोर्ट भी आता है। तो बात करते हैं, ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है, यहां पे ना सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज आपस में एक्सचेंज होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ पर्सनल स्किल भी एक्सचेंज हो जाता है। जैसे हम देखते हैं इंडिया में जो लेबर जो है ये स्किलफुल भी है और चीप भी है। इस वजह से जो हम देखते हैं गल्फ कंट्रीज वो इंडिया से एम्प्लॉयज हायर करते हैं, और इसके साथ साथ हम देखते हैं अमेरिका भी है वो इंडिया से एम्प्लॉयज हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां के जो लोग जो है ये आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छे स्किलफुल माने जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में ये ज्यादा अच्छे काबिल माने जाते हैं। इसी वजह से अमेरिका यहां से हायर करता है। और एट द सेम टाइम दूसरा इसका रीजन ये है
कि यहां का जो एम्प्लॉय है वो सस्ता है एज कंपेयर टू अदर कंट्री से। तो इन दो रीजंस की वजह से यहां का जो लेबर है या यहां का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो दूसरी कंट्री में काम करता है। अब जब आप ह्यूमंस को एक्सचेंज करोगे, ये जो ह्यूमंस एक्सचेंज करते हो, आप पर्सनल स्किल आप बेचते हो दूसरे कंट्री में, या आप जैसे आप फ्रेंचाइजी, आप किसी कंपनी का फ्रेंचाइजी नाम इस्तेमाल करते हो इस कंट्री में, जैसे KFC का ब्रांड आप यहां पे इस्तेमाल करते हो, एक्सचेंज ऑफ पेटेंट राइट, एक्सचेंज ऑफ फ्रेंचाइज, एक्सचेंज ऑफ नेम यहां पे आप इस्तेमाल कर रहे हो। सो ये सारे एक्सचेंज ऑफ गुड्स के अलावा जो बाकी सारी चीजें हैं ना, वो इंटरनेशनल बिजनेस में आ जाता है। इसमें सर्विसेज भी आते हैं, इसमें पेटेंट राइट भी आ जाता है, इसमें टेक्नोलॉजी भी आ जाता है, इसमें कैपिटल भी आ जाता है, इसमें पर्सनल स्किल भी आ जाता है। गर्ल्स गुड्स के अलावा जो भी दूसरे दो कंट्रीज के बीच में जो आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, वो सब का सब इंटरनेशनल बिजनेस में आ जाता है। तो बात करते हैं इसके टाइप्स की, इंटरनेशनल बिजनेस में क्या क्या आते हैं। सबसे पहला इसमें आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब सिंपली जब आप दूसरे कंट्री से माल खरीदोगे, अपने कंट्री में लाओगे, दैट्स कॉल्ड इंपोर्ट। तो चाहे आप इंपोर्ट की बात करो, एक्सपोर्ट की बात करो या एंट्री पोर्ट की बात करोगे, तीनों ट्रेड में कम से कम दो कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। जब एक ही कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होगा, दैट्स द केस ऑफ द इंटरनल ट्रेड। वो इंटरनेशनल बिजनेस उस टाइम नहीं माना जाएगा, वो फॉरेन ट्रेड नहीं माना जाएगा, दैट्स एन इंटरनल ट्रेड। सो जब आप एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें, फॉरेन ट्रेड की बात करें, इंटरनेशनल बिजनेस की ट्रेड की बात करें, कम से कम वहां पे दो कंट्रीज आपस में इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। तो इंपोर्ट की बात करें तो जब आप दूसरी कंट्री से माल खरीदोगे, अपनी कंट्री में लाओगे, दैट्स कॉल्ड इंपोर्ट। इस टाइम जो हम देख रहे हैं, जो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स दूसरे कंट्री से ला रहे हैं, या इसी तरह यहां इंडिया में जो है, इंडिया में जो चीज हमें यहां पे अवेलेबल नहीं है, वो चीज हम दूसरे फॉरेन कंट्री से या दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे अगर आप देखोगे ड्यूरिंग विंटर्स में, आप देखोगे इंडिया जो है वो पाकिस्तान से टोमेटोज खरीदता है, तो ये इंपोर्ट करता है। इस राइट नाउ हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कुछ महीने बाद हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन हो जाएगी बाकी सारी चीज की, वो हम फिर दूसरी कंट्री को भेजें। इसी तरह दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो जाता है। जब आप किसी दूसरी कंट्री से माल खरीदोगे, फिर अपनी कंट्री में लाओगे, अपनी कंट्री के लिए इस्तेमाल करोगे, दैट्स कॉल्ड एन इंपोर्ट। दूसरा होता है जब आप अपनी कंट्री से चीजें उठाकर दूसरी कंट्री में बेचोगे, अपने कंट्री में जो आपने प्रोडक्शन की है, जिन चीजों की आपने पैदावार की है, उन सब चीजों को आप लेके जाते हो दूसरी कंट्री में बेचने के लिए। दूसरी कंट्री में क्यों बेचते हैं, इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। क्या वजह होती है इंटरनेशनल बिजनेस की, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप यहां पे याद रखिए, जब आप अपनी कंट्री से चीजें जो आपकी कंट्री में जो अवेलेबल है, जब वही चीजें आप दूसरे कंट्री में लेके जाते हो सेल करने के लिए, दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट। और हमेशा एक कंट्री के लिए जो फेवरेबल माना जाता है वो ये होता है कि एक्सपोर्ट अच्छा माना जाता है किसी भी कंट्री के लिए बनिस्बत इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट करने से आपको करेंसी देनी पड़ती है, आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको वहां से पैसा आता है। तो हमेशा एक कंट्री के लिए एक्सपोर्ट बेहतर माना जाता है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। अगर आपकी कंट्री में एक्सपोर्ट्स ज्यादा है इंपोर्ट से, तो इसको कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट इसको कहा जाता है, जो आप आगे जाके क्लास में पढ़ोगे। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखोगे, जब आपके एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे इंपोर्ट से, तो इसको कहा जाता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसी तरह अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो कहा जाएगा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो हमेशा एक कंट्री के लिए जो अच्छा माना जाता है वो ये माना जाता है जब आपके एक्सपोर्ट से ज्यादा होंगे इंपोर्ट से। मैं आपको ये बताता चलूं कि इंडिया में कभी भी किसी भी साल में एक्सपोर्ट कभी ज्यादा नहीं हुआ। जब से ये इंडिया आजाद हुआ तब से कभी एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ ही नहीं, हर साल इंपोर्ट से ज्यादा हुए, एक्सेप्ट इन द ईयर, एक साल में जब यहां पे प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर था यहां पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो उस टाइम आई थिंक इट्स 1975, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू कैन गूगल, आप देखोगे कि एक साल में वो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं यहां पे इंडिया में, फाइनेंस एज ए फाइनेंस मिनिस्टर का काम किया। उस साल में एक्सपोर्ट ज्यादा हुए
इंपोर्ट से, उस साल को छोड़ के हर साल में इंपोर्ट्स ही ज्यादा है इंडिया में बनिस्बत एक्सपोर्ट। तो हर एक यहां पे कोशिश जारी है कि हम कैसे अपनी कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाएं, हम कैसे अपने आप पे डिपेंड रहे, ना कि दूसरी कंट्री पे डिपेंड रहे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, हर एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कहीं ना कहीं लिंक्ड है, कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है ही। इसीलिए हम कह रहे हैं होल द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ ग्लोब, वन कंट्री इज डिपेंडेंट टू अनदर कंट्री। नो कंट्री कैन रिमेन इन आइसोलेशन, दे हैव टू डिपेंड ऑन अदर कंट्रीज। बात करते हैं एंट्री पोर्ट की, जिसको हम दूसरे नाम से कहते हैं री एक्सपोर्ट। री एक्सपोर्ट का मतलब है आप एक कंट्री से माल खरीदते हो, अपनी कंट्री में लाते हो, इस गर्ज से नहीं कि हम अपनी कंट्री में इस्तेमाल करेंगे, नहीं। जब आप दूसरी कंट्री से माल खरीदोगे फिर अपनी कंट्री में इस्तेमाल करोगे, दैट्स एन इंपोर्ट। लेकिन आप इसलिए खरीदते हो ताकि आप यही माल दूसरे कंट्री को बेचोगे, दैट्स कॉल्ड एंट्री पोर्ट। मिसाल मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इंडिया पाकिस्तान की जो ट्रेड रिलेशंस है वो इस टाइम मुनक़ता है, वो इस टाइम सस्पेंडेड है। अब इसी चीज का फायदा जो उठा रहा है वो श्रीलंका उठा रहा है। श्रीलंका को पाकिस्तान के साथ भी अच्छी रिलेशन है, इंडिया के साथ भी अच्छी रिलेशन है। श्रीलंका इंडिया से माल खरीदता है, फिर वही माल हायर प्राइस पे पाकिस्तान को बेचता है। इसी तरह पाकिस्तान से माल खरीदता है एक रेट पे, फिर हायर रेट्स पे इंडिया को बेचता है। तो यहां पे जो श्रीलंका है ये एक इंटरमीडिएटर है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जब आप या कोई भी कंट्री माल दूसरी कंट्री से खरीदेगी, इंपोर्ट करेगी, लेकिन इस पर्पस के लिए कि मैं यही माल किसी दूसरे कंट्री को बेचूंगा, तो इसी चीज को हम कहते हैं एंट्री पोर्ट या री एक्सपोर्ट। जब माल आपने खरीदा लेकिन अपने कंट्री के लिए नहीं बल्कि दूसरी कंट्री को बेचने के लिए, दैट्स कॉल्ड री एक्सपोर्ट। ये तीन टाइप्स है इंटरनेशनल बिजनेस के। अब हम देखेंगे कि व्हाई वी डू इंटरनेशनल बिजनेस, इसकी क्या वजूहत है, चले देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्यों, इसके क्या रीजंस है, व्हाई अ मार्केटर गोज बियॉन्ड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री फॉर डूइंग द ट्रेड। इसकी कुछ वजूहत है। सबसे पहला जो रीजन ये है, जब आप अपने कंट्री में सरप्लस गुड्स अवेलेबल होते हैं, यानी जब आप अपने कंट्री के लोगों की नीड को सेटिस्फाई कराते हो, तब जाके आपको ये महसूस होता है कि नहीं, अब मेरे पास चीजें तो अवेलेबल है, अब मैं इसको क्यों जाया होने दूं, तो क्यों ना हम इन्हीं प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे कंट्री में बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। तो सबसे पहला रीजन जो इंटरनेशनल बिजनेस के लिए होता है वो होता है सरप्लस प्रोडक्शन। अगर हम बात करेंगे सरप्लस प्रोडक्शन की, यानी जब आपकी कंट्री में ह्यूज प्रोडक्शन होती है, जब आप इस प्रोडक्शन की वजह से आप कंट्री के लोगों, अपनी कंट्री के लोगों को नीड सेटिस्फाई कराते हो, तब जाके जो आपके पास चीजें रह जाती हैं, आप उन्हीं प्रोडक्ट को, उन्हीं चीजों को दूसरे कंट्री में लेके जाते हो सेल पर्पस के लिए। ये पहला रीजन होता है। दूसरा रीजन मैं आपको इसके अलावा बताऊंगा। दूसरा रीजन ये होता है, कभी कभार आपके कंट्री में आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती है। कभी कभार आपकी कंट्री में जो चीज आपने खुद तैयार की है उस प्रोडक्ट की डिमांड आपकी कंट्री में नहीं होता है, तो वही प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में बेच आप मजबूर हो जाते हो फिर उसी प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री में ले जाने के लिए। मिसाल के तौर में आपको एग्जांपल दूंगा। अगर हम बात करेंगे अमेरिका की, अगर हम अमेरिका में शलवार कमीज बेचने जाएंगे या जो खांड्रेस बेचने जाएंगे, वहां पे उस चीज की डिमांड नहीं है। अगर वहां पे आप खांड्रेस तैयार करते हो, वहां पे लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग वहां पे इसको नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वहां का कल्चर डिफरेंट है। आपको वही जो आपके पास जो शलवार कमीज है या जो खांड्रेस वगैरह जो आपने बनाया, आपको वो उठा के ले जाना है, किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट करना है। चाहे आपको पाकिस्तान जाना है, आपको इंडिया जाना है, जहां पे आपको मुस्लिम कम्युनिटी रहती होगी वहां पे आपको जाना है, वहां पे आपको ये इस प्रोडक्ट की डिमांड बनेगी। तो कभी कभार अपने प्रोडक्ट की सेल कराने के लिए, टू इंक्रीज द सेल्स और टू क्रिएट द डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट, आप क्या करते हो, आप इंटरनेशनल बिजनेस की ओर जाते हो। आप अपनी कंट्री में जब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होती है, आप दूसरे कंट्री के लिए शिफ्ट करते हो ताकि आपका प्रोडक्ट वहां पे बिक सके। ठीक है, ये दो रीजंस मैंने आपको बताए इन एडिशन टू दीज, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल बिजनेस की ओर आ जाते हैं। बात करते हैं और एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, ऊपर वाले ने हर एक कंट्री को सेम रिसोर्स से नहीं नवाजा है।
एक कंट्री को कुछ चीजों से नवाजा है, दूसरी कंट्री को दूसरी चीजों से नवाजा है। इंडिया की अगर बात करेंगे, इंडिया जो है यहां पे ऊपर वाले ने लोहा रखा है, यहां पे ऊपर वाले ने कोल रखे हैं, कोल माइंस रखे हैं, आयरन ओर रखे हैं, ये ऊपर वाले की तरफ से है। अब अगर बात करेंगे जापान की बात करेंगे या दूसरी कंट्री की बात करेंगे, वहां पे ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या रिसोर्सेज है, एक कंट्री में कुछ रिसोर्स है, दूसरी कंट्री में। अब सबको देखिए, आयरन की जरूरत तो तकरीबन ओवरऑल हर एक कंट्री को जरूरत है, ब्रिजेस बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बनाने के लिए, कार्स बनाने के लिए आपको, या कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स वगैरह के लिए आपको जरूरी आयरन का सहारा लेना है। अब जिस कंट्री को ये सब रिसोर्स नहीं है, मान लीजिए जापान है, जापान के पास ये सब चीजें अवेलेबल नहीं है, ऊपर वाले ने नहीं दिए उनको, ये उनको किसी दूसरी चीज से नवाजा है। अब ये डिपेंड है किस पे? इंडिया पे। अब इंडिया से इनको इंपोर्ट करना है, आयरन इंपोर्ट करना है, कोल इंपोर्ट करना है, तो इस वजह से इंटरनेशनल ट्रेड आ जाता है, इंटरनेशनल बिजनेस आ जाता है। तो जो बुनियादी रीजन जो है व्हाई इंटरनेशनल बिजनेस अकर्स, दैट्स कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स की वजह से, कि हर एक कंट्री को सेम रिसोर्स नहीं है, लेकिन यहां से एक कंट्री को दूसरी कंट्री की चीजों पे निर्भर, वो आपस में डिपेंडेंट है, इसलिए वो आपस में ट्रेड करते, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। सेकेंड रीजन, ड्यू टू अनइक्वल अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है चीजें बनाने के लिए आपको जिन जिन चीजों का सहारा लेना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे अगर मुझे ये मार्कर बनाना है, मुझे लैंड चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, मुझे कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। जो लैंड, लेबर एंड कैपिटल है ना, इन तीनों को कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चीजें बनाने के लिए। इसके अलावा भी एक फैक्टर है, दैट्स एंटरप्रेन्योर। ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन माने जाते हैं, चीजें बनाने के लिए जिन फैक्टर्स का आपको सहारा लेना पड़ता है, दैट्स कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब किसी कंट्री में कुछ फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, किसी कंट्री में ये सब चीजें अवेलेबल, सारे अवेलेबल। बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में आपको चीप लेबर मिलेगा, इंडिया में आपको लैंड भी मिलेगी, अच्छी खासी जमीन भी है यहां पे, आप यहां पे कहीं पे फैक्ट्री सेट कर सकते हो, लेकिन आपको पैसों की किल्लत यहां पे महसूस हो जाएगी। आपको यहां पे टेक्नोलॉजी, आपको एडवांस टेक्नोलॉजी यहां पे नहीं मिलेगी। जो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये हर एक कंट्री में सेम नहीं है। किसी कंट्री में लेबर चीप मिलेगा आपको, जैसे आप देखोगे अमेरिका में पैसा बहुत है, लेकिन इंडिया में आप देखोगे पैसा कम है लेकिन लेबर चीप मिलेगा आपको। यही लेबर आपको अमेरिका में नहीं मिलेगा, चीप लेबर वहां पे आपको नहीं मिलेगा। वहां पे जो स्वीपर होता है उसकी भी सैलरी यहां के गेजेटेड ऑफिसर से भी ज्यादा है। तो वहां पे आप देखोगे, सो देयर इज अ डिफरेंस इन चीप लेबर। यहां पे इंडिया में आपको चीप लेबर मिलेगा लेकिन अमेरिका में नहीं मिलेगा। अमेरिका में आपको टेक्नोलॉजी मिलेगी, यहां पे टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी। सो इन सब चीजों से निपटने के लिए इंडिया अमेरिका पे डिपेंडेंट है और अमेरिका इंडिया पे डिपेंडेंट है। इसलिए हमने कहा, स्टार्टिंग में हमने कहा कि कोई भी कंट्री आइसोलेशन में नहीं रह सकती है। ऑल द कंट्रीज इन द यूनिवर्स, दे आर जस्ट लाइक अ ग्लोब। वो सब हमसाया की तरह है और अब वो आपस में डिपेंडेंट है, एक कंट्री दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट है ही। सो इस डिपेंडेंसी की वजह से आपको दूसरी कंट्री से वो चीज इंपोर्ट करनी पड़ती है और यहां आपको जो आपकी चीज अवेलेबल है वो आपको एक्सपोर्ट करनी पड़ती है। इस रीजन की वजह से भी आपको इंटरनेशनल बिजनेस में आना पड़ता है। सी द थर्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट्स एंड लेबर प्रोडक्टिविटी। किसी कंट्री में अच्छे खासे रिसोर्स भी अवेलेबल होते हैं, लेबर भी चीप होता है, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल, ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाता है। अगर बात करें कुछ साल पहले, हमें यहां पे कालीन बनता था, हमें यहां पे इवन इस टाइम भी पश्मीना शॉल बनता है हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा। हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा जो यहाँ पे शाल बनता है या जो कालीन वगैरह बनता था या पेपर माशी का काम करता था, उसमें लेबर का खर्चा ज्यादा आ जाता था। विदेश में वो जो प्रोडक्ट वो बहुत महंगा हो जाता था। जब कोई प्रोडक्ट महंगा हो जाता है ना, उसको मार्केट में बेच पाना मुश्किल हो जाता है। अब वेस्ट ने टेक्नोलॉजी लाई, वेस्टर्न की वजह से जब टेक्नोलॉजी आ गई तो अब्रप्टली आपने देखा कि कालीन का जो प्राइस है वो बहुत कम हो गया और इसी तरह पश्मीना शॉल का भी जो है प्राइस बहुत ही डाउन हो गया। व्हाई? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से। अब एक कंट्री जब जो ये जिसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जो अभी भी लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है, जो अभी भी लोगों के हाथों से चीजें बना रहा है, वो जो प्रोडक्ट है वो बहुत महंगा बनेगा।
वो प्रोडक्शन कॉस्ट उसमें ज्यादा हो जाएंगी, बनस्पत वो कंट्री जो वही प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी की बदौलत से बना रहा है, उसका प्रोडक्ट सस्ते दामों में बन रहा है। तो ये जो जब आपकी कंट्री में प्रोडक्शन, जब आपकी कंट्री में आपका प्रोडक्ट हाई प्राइस पे तैयार हो जाएगा, ऑब्वियसली आप डिग्रेड हो जाओगे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, और लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। जब लोगों के पास सेम प्रोडक्ट डिफरेंट प्राइस पे आपको अवेलेबल होगा, दे विल प्रेफर द लोअर प्राइस्ड वन। सो आप क्या हो जाते हैं, आप मजबूर हो जाते हो किसी दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी लाने के लिए। सो ये जब टेक्नोलॉजी ला रहे हो दूसरे कंट्री से, व्हाट इज दिस? दिस मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब आप मूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी दो कंट्रीज के बीच में आएगा, दैट्स एन इंटरनेशनल बिजनेस। सो इंटरनेशनल बिजनेस, ये जो इंटरनेशनल बिजनेस ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। जब आपको प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा खर्चा लग गया, इसी ने आपको प्रोवोक किया, इसी ने आपको मजबूर किया दूसरे कंट्री से टेक्नोलॉजी लाने में। उसी चीज को हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करने में। फोर्थ वन, टू टेक एडवांटेज ऑफ चीप रेट्स। कहीं पे आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है, यहां पे भी दूसरे कंट्री में भी रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन यहां का रॉ मटेरियल आपको महंगा पड़ रहा है, दूसरे कंट्री का रॉ मटेरियल आपको सस्ता मिल रहा है। तो इसी सस्ते रेट्स का फायदा उठाने के लिए आप दूसरी कंट्री चले जाते हो, दूसरी कंट्री से माल लेके आते हो, क्योंकि उस कंट्री में वो एबंडेंस में बहुत तादाद में वो अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वहां का रॉ मटेरियल आपको सस्ते दामों में मिलता है। इस वजह से आप मजबूर हो जाते हो अपना रॉ मटेरियल वहीं पे रखने के लिए और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने के लिए। यही इसी चीप रेट्स का फायदा उठाने के लिए आप क्या करते हो, जैसे अमेरिका में भी लेबर आपको मिलेगा, लेकिन वो इंडिया से क्यों हायर कर रहे हैं? बिकॉज यहां का लेबर चीप है। अच्छा, गल्फ कंट्रीज में भी जो सऊदी अरबिया वगैरह है, यूएई वगैरह है, वो इंडिया से ले रहा है लेबर। क्यों? बिकॉज यहां का जो लेबर है वो चीप, अब उनको सस्ता मिल रहा है, दैट्स वाई वो यहां पे लेबर यहां से ले रहे हैं, अदरवाइज वहां पे भी लेबर आप उनको मिलेगा। तो इन्हीं चीप रेट्स का फायदा, चीप प्राइस का फायदा उठाने के लिए ये आपस में एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स करते हैं। यही जो एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स या पर्सनल स्किल जो एक्सचेंज हो रहा है, दैट्स अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। सो इस वजह से इंटरनेशनल बिजनेस आ जाता है। और फिफ्थ मैंने बताया, सरप्लस प्रोडक्ट। जब आपकी कंट्री में ह्यूज प्रोडक्शन होती है, जब आप अपने लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कराते हो, फिर अल्टीमेटली जो आपके पास बच जाता है, आप कहते हो कि हम इसको क्यों जाया होने दे, क्यों ना हम दूसरी कंट्री को बेचेंगे। इस वजह से भी आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हो, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस करते हो। होप आपको इस समझ में आ चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।